नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है मरिया का अध्ययन करने वाले हैं। यह कहानी एक क्रांतिकारी और सामाजिक कहानी है। मरिया का अर्थ है मृत्यु भोज। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले मृत्यु होने के 5-6 दिन के बाद अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपने गांव वालों को भोजन करवाते हैं, जिसे मृत्यु भोज कहते हैं। इस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं कभी-कभी एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को कर्ज के बोझ तले दबा के रखती है। किस तरह से एक निम्न वर्ग का व्यक्ति मृत्यु भोज के कारण कर्ज के बोझ तले दबा रहता है, ये हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं इनके जीवन परिचय में। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा का जन्म 18 जुलाई 1947 को ग्राम लीमतरा, जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ हुआ था। इनके लेखन कार्य भी अनेक हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में उपन्यास, कथा संग्रह, संस्मरण, नाटक एवं जीवनी आदि का लेखन किया और इन्हें सम्मान भी प्राप्त है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक आरूप फूल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त है और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की गई है। बच्चों, इनके सम्मान से एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वो क्वेश्चन है, आरूप फूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है, आरूप फूल पुस्तक के लेखक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा है। इस क्वेश्चन को आप सभी नोट कर सकते हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर, जिसका नाम है मरिया। यह एक छत्तीसगढ़ी कहानी है जो सी कुमार नाम के युवक की है। सी कुमार के घर में उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे थे। सी कुमार एक छोटा और मध्यम वर्गीय किसान था। उसके घर की जीविका खेती कार्य से ही चलती थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सी कुमार के पिता का नाम रामचरण था। एक दिन सी कुमार के पिता खाट से उठते समय गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। उनके इलाज के लिए तुरंत ही चरणदास नाम के वैद्य को बुलाया जाता है और साथ ही गांव के कुछ लोग जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं और गांव के पटेल, उनका नाम है रमेश्वर, और पड़ोसी में मनराखन, अंकलहा, रामचरण का छोटा भाई बलदू, सभी सी कुमार के घर उसके पिता रामचरण को देखने पहुंच जाते हैं। वैद्य रामचरण की जांच करता है और जांच करने पर वो सबको बताता है कि रामचरण को लकवा की बीमारी हो गई है। इतना सुनते ही जो मनराखन है वो सी कुमार से कहता है कि किसान को 4 सावन सोमवार में सवनाही मनाना चाहिए। बच्चों, सवनाही है ये किसान वर्ग के लोग सावन सोमवार, जैसे ही सावन का महीना लगता है तो 4 सोमवार में सवनाही मनाते हैं और इस 4 सोमवार में वो अपना खेती कार्य बंद कर देते हैं। तो वो ऐसा कहते हुए कह रहे हैं कि ऐसा धर्म कर्म का काम नहीं करने से घर में विपत्ति जरूर आती है, जैसे कि तेरे पिताजी के ऊपर आ गई है। उसी समय मनराखन की बात को काटते हुए रमेश्वर मंडल कहते हैं कि रामचरण को जल्दी से चरोदा के अस्पताल ले जाओ। इतने में वहाँ जो रामू नाम का एक युवक रहता है वो कहता है कि हम क्यों अस्पताल लेके जाएं, छोड़ो तुम लोगों के आजकल के अंग्रेजी दवा को, इनको तो हम बघेरा लेके जाएंगे। बघेरा एक गांव का नाम है। तो वो कह रहा है कि इन्हें हम बघेरा लेके जाएंगे, वहीं की दवा खाकर और वहीं से तेल मालिश कराकर रामचरण बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब सुनकर वहीं पर अंकलहा नाम का एक व्यक्ति रहता है,
वो गुस्से से कहता है कि इधर उधर की बातें तुम लोग मत करो, जहाँ लेके जाना है वो जल्दी लेके जाओ, लेकिन एक बार कम से कम शिव कुमार से पूछ लो, क्योंकि शिव कुमार रामचरण का बेटा है, इसलिए वो ऐसा कहता है। तभी रामचरण का छोटा भाई जिसका नाम बलदू है, वो कहता है कि सब बात की एक ही बात, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब सूखा पड़ा है। उसका कहने का मतलब था कि हमारे घर में धन की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अंकलहा फिर कहता है कि घर में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन सेवा तो करनी पड़ेगी ही। ये सब सुनकर खाट में पड़ा रामचरण कहता है कि देखो, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मैं इसी गांव में जन्म लिया, खेला कूदा, जवान हुआ और बूढ़ा भी हो गया और अंत में बीमार भी हो गया। इसीलिए भैया मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मुझे यहीं मरने दो। ऐसा कहते हुए रामचरण की आंखों से आंसू निकल गए थे। उसके बाद वैद्य ने शिव कुमार को दवाई बता दी और कहा कि तेल से मालिश करना पड़ेगा, और उससे ये भी कहा कि शाम को एक काला रंग का कबूतर लेकर आना और उसका मांस अपने पिता को खिलाना और कबूतर के खून से मालिश करना। उसके बाद देखना कि तुम्हारे पिताजी कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वैद्य ने श्री कुमार को इस तरह का उपचार बताया, और इतना होने के बाद सभी लोग, जितने लोग गांव के अड़ोसी पड़ोसी सब लोग रामचरण को देखने आए थे, वो सब अपने अपने घर को चले गए और वैद्य भी चला गया। उसके बाद शिव कुमार तुरंत अपने पिता की सेवा में लग गया। वह दिन रात सेवा करने लगा और बस 15 दिन भी नहीं बीते थे कि शिव कुमार के पिता रामचरण की मौत हो गई। दुब्बर बर दू आषाढ़ हो गे, ये एक छत्तीसगढ़ी में लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है कि विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना। कहने का मतलब जो व्यक्ति विपत्ति में है उस पे और दुगुना विपत्ति आना। क्यों? क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का काम चल रहा था और शिव कुमार के पिता का मृत्यु भोज का कार्यक्रम का समय आ गया था। इसीलिए शिव कुमार के लिए परेशानी हो गई थी कि वो अभी अपने खेतीबाड़ी का काम देखे या अपने पिता के मृत्यु भोज का कार्यक्रम करे। और दूसरी तरफ शिव कुमार की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी कि वह सभी को मृत्यु भोज खिला सके। इसीलिए गांव में बैठक होती है। उस बैठक में शिव कुमार कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि हमारे समाज में मृत्यु भोज को बंद करो, इसीलिए मैं भी आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा समाज हमेशा के लिए मृत्यु भोज को बंद कर दे। ये शिव कुमार इसीलिए सबके सामने प्रार्थना करता है क्योंकि उसके पास धन की कमी थी और उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो गांव के सभी लोगों को अपने पिता का मृत्यु भोज करवा सके। जब शिव कुमार समाज में अपनी ये बात रखता है कि मृत्यु भोज को बंद कर दे हमारा समाज, तो उसकी बात को सुनकर समाज का जो मुखिया है जिसका नाम है रमेशर मंडल, वो गुस्से में कहता है कि तू हमें समाज के कानून मत सिखा, अब हम तेरे से सीखेंगे कि हमें समाज में क्या कानून और नियम बनाना है। तेरे पिताजी ने जिंदगी भर समाज के कानून को नहीं माना और उसके मरने के बाद तू तो ऐसा मत कर, तुझे मृत्यु भोज तो खिलाना ही पड़ेगा। ऐसा रमेशर मंडल कहता है और भी वो बात बोल देता है कि तुम लोग सबके घर में तो जाकर खाए हो और जब खुद के खिलाने की बारी आई तो यहाँ पे कानून सिखाने के लिए लग गए। ये सब बात सुनकर शिव कुमार चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता और अपने घर वो वापस आ जाता है। घर आकर शिव कुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सुनकर उसकी माँ भी दुखी हो जाती है और कहती है कि आज सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो दुनिया है वहीं रह गई है। रायपुर के अधिवेशन में ये फैसला कर दिया गया है कि अब मृत्यु भोज नहीं खिलाना होगा।
यहाँ पे रायपुर के अधिवेशन से मतलब है कि उनका समाज का जो मेन जगह है जहाँ पे पूरे फैसले होते हैं वो रायपुर में है, इसलिए सी कुमार की माँ यहाँ पे रायपुर का नाम ली है और कह रही है कि हमारे समाज में वहाँ तो ये फैसला कर दिया गया है कि मृत्यु भोजन नहीं खिलाना है। वहाँ नियम तो बना दिया जाता है लेकिन इन नियमों का पालन कोई भी नहीं करता है। जैसे शादी में 7 लोगों के जाने का नियम बना है लेकिन जाते हैं 70 लोग। इस तरह से वो कहती है और ये भी कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक ही नहीं है, हमारे खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम किस तरह से मृत्यु भोज खिला पाएंगे। इस तरह से तो अब हमारा घर पूरी तरह अंधेरों से भर गया है। ऐसा कहते हुए सी कुमार की माँ रो पड़ती है। अब सी कुमार बेचारा क्या करता कि उसके समाज ने तो फैसला कर ही दिया था कि तुझे मृत्यु भोज खिलाना ही पड़ेगा। अब सी कुमार के घर में तो धन की कमी थी ही, अब मृत्यु भोज खिलाने के लिए वो पैसे कहाँ से लाए, इसीलिए वो अपना खेत बेच देता है और साथ ही जब उसके पास खेत ही नहीं रहा तो उसके बैलों का क्या काम, ऐसा सोचकर उसको अपने बैल भी बेचने पड़ जाते हैं। इस तरह से सी कुमार की आर्थिक स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी थी और अब उनके घर में पैसा ही नहीं था। सी कुमार अब खेतीहर किसान से मजदूर बन गया था। कहने का मतलब पहले सी कुमार के पास स्वयं की खेती थी तो वो किसान था, लेकिन अब उसके पास ना तो खेती बची और ना ही उसके बैल। अब वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लग गया था। एक दिन सी कुमार को गांव का ही एक युवक जिसका नाम भूखन है वो मिलता है और भूखन सी कुमार से कहता है कि मैं तुझे पुलिस की नौकरी दिलवा दूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राम नगीना सिंह, उसे तुम सिर्फ 500 रुपये दे देना तो तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग जाएगी। तो ये सुनकर सी कुमार कहता है कि कोई 500 रुपये में पुलिस की नौकरी कैसे दे सकता है, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। इतना सुन के भूखन कहता है कि मैं तुझे इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ और तू इसे हाथ से जाने मत दे, क्योंकि तू वैसे भी 4ठी कक्षा तक पढ़ा है तो तेरी पुलिस में नौकरी जल्दी ही लग जाएगी, बस तुझे 500 रुपये देने होंगे। अब सी कुमार असमंजस में पड़ जाता है और घर आकर सारी बात को अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी सुनती है, समझती है और कहती है कि ठीक है, अभी हमें वैसे भी पैसों की ज़रूरत ही है, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। लेकिन उनके पास थी पैसे की कमी जो उसे वहाँ राम नगीना को देना था। तो इसके लिए उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास पायल हैं, उन पायल को बेचकर आप पैसे दे सकते हो। तो सी कुमार अपनी पत्नी के पायल लेके बेच देता है। दूसरे दिन सी कुमार पैसे लेकर भूखन के पास जाता है और दोनों साथ में राम नगीना सिंह से मिलने के लिए भिलाए जाते हैं। सी कुमार को देखते ही राम नगीना सिंह कहता है कि अरे वाह जवान, गांव में बासी खाकर तो तुमने अपना शरीर बहुत ही मजबूत बना लिया है, तुमको तो नौकरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ खेती का काम नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का काम है, तुम ये काम कर तो लोगे ना, ऐसा करके राम नगीना सिंह कहता है। अगले दिन से सी कुमार अपने काम पर जाता है। एक गाड़ी में सी कुमार के ऑफिस के साहब लोग बैठ जाते हैं और सी कुमार पीछे बैठता है और वो गाड़ी एक भैंस खटाल पर आकर रुक जाती है। भैंस खटाल मतलब जहाँ पे भैंसों को एक साथ रखा जाता है। अब सी कुमार के साहब आदेश देते हैं कि यहाँ के भैंसों को चलो पकड़ो और खटाल को तोड़ दो। जैसे ही खटाल का मालिक ये शब्द सुनता है
वो सीधे लाठी लेकर उनके पास पहुंच जाता है और सबको गाली देना शुरू कर देता है। तो शिव कुमार के जो साहब थे उन लोग डर के कारण जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बेचारा शिव कुमार अकेले ही वहां बच जाता है। अब खटाल के लोग शिव कुमार को पकड़कर उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, जिससे बेचारे के हाथ पैर में चोट आ जाती है, सर में चोट आ जाती है, खून निकलने लगता है, इतनी सारी परेशानियां उसको आ जाती है। अब कैसे तैसे करके शिव कुमार बड़ी मुश्किल से अपने ऑफिस तक पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है वह राम नगीना से कहता है कि साहब, आपने कैसी जगह में मार खाने के लिए भेज दिया था। तो राम नगीना से गुस्से में कहता है, अरे मार खाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आज से तुम्हारी छुट्टी, जाओ तुम अपने गांव और भूल जाओ ये नौकरी। तब शिव कुमार कहता है कि साहब, कम से कम मुझे दवाई के लिए तो कुछ पैसा दे दो, मुझे इतनी चोट लगी है। तो इतना सुनकर राम नगीना तुरंत ही शिव कुमार को वहां से भगा देता है। तो इस तरह से शिव कुमार की नौकरी छूट जाती है। शिव कुमार की नौकरी तो अब छूट जाती है, और जब वो घर वापस आता है तो ये सुनकर उसकी माँ और उसकी पत्नी उससे बात ही नहीं करते हैं। गांव के कुछ लोग जो शिव कुमार के मित्र गण होते हैं, वो शिव कुमार को समझाते हुए कहते हैं कि शिव कुमार, तुझे बाहरी आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। देखो ना, उन लोगों ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। तब शिव कुमार उनकी बातों को सुनकर कहता है, ये एक लोकोक्ति है छत्तीसगढ़ी में, भूख न चिन्हे जात कुजात, नींद न चिन्हे औगढ़ घाट। मतलब है कि भूख में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, और जब नींद आती है उस समय कोई जगह देखा नहीं जाता। तो उसका मतलब ये था कि बाहरी आदमी के कारण तो मेरा सिर्फ हाथ पैर टूटा, लेकिन तुम लोग जो हमेशा बचपन से मेरे साथ रहे, तुम लोगों ने तो मृत्यु भोज खाना नहीं छोड़ा, और तुम ही लोगों के कारण मेरी खेती बिक गई और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे विवश होकर बाहरी आदमी पे भरोसा करना पड़ा, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं था, और मैं तुम्हारे ही कारण एक किसान से मजदूर बन गया। और साथ में ये भी कहता है कि सभी लोग सिर्फ गरीब आदमी पर ही अपना हुक्म चलाते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास उनके हुक्म मानने के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं रहता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। मेरे लिए तो गांव का पटेल मतलब रमेश्वर मंडल और शहर का राम नगीना दोनों एक ही बराबर हैं। लेकिन अब मैं किसी की बात में नहीं आऊँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो मेरी खेती बची, और नौकरी करने गया था तो नौकरी भी नहीं बची। अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में। तो इतना सुनकर वहीं पे जो उसका मित्र बिसाहू रहता है वो कहता है कि शिव कुमार, तुम भले ही अकेले रह जाते, लेकिन तुमको मृत्यु भोज नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि जो तुम्हारे साथ जी रहे हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, उनके लिए तुम्हें सोचना था। तब उनकी बात को सुनकर शिव कुमार कहता है कि मेरा अब दिमाग आया है बिसाहू, अब तो मैं बस एक ही प्रण लेता हूँ। प्रण का मतलब होता है वचन, कि भले ही मर जाऊँगा लेकिन मैं मृत्यु भोज कभी नहीं खिलाऊंगा। इस तरह से शिव कुमार अंत में प्रण लेता है। बच्चों, आपने पाठ का सार सुना और खुद भी जान गए होंगे कि ये जो मरिया है मतलब मृत्यु भोज खिलाने के कारण एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन समाज ने जो एक रूढ़िवादी परंपरा बना के रखी है, उस परंपरा के तहत भले इंसान के पास धन रहे या ना रहे, लेकिन उसको उस परंपरा का निर्वहन करना ही पड़ता है। इसीलिए शिव कुमार के पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन
गांव में जो समाज है उस परंपरा को निभाने के लिए उसे ना चाहते हुए भी अपने पिता के मृत्यु भोज को करवाना पड़ा, जिसके कारण वह एक तो निम्न वर्ग का गरीब किसान था ही, लेकिन उसके पास अब ना तो उसका खेत रहा और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से उसे जो नौकरी मिली थी वो नौकरी भी चली गई और अंत में अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब और उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर परदेसी राम वर्मा यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, इन परंपराओं को रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपरा एक व्यक्ति को, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसको जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबा के रख देता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाती है। तो हमें इस पार्ट में यही पता चला और आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पार्ट को यहाँ पे क्यों बताया गया है। बच्चों, अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो हमेशा आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की। आप लोगों ने तो पाठ के सार से जान ही लिया है कि सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की थी, फिर भी मैं इसे आपको विस्तार पूर्वक बता दूं। सी कुमार ने बैठक में पंचों से विनती की कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो इस समय सारे गांव को मृत्यु भोज नहीं दे सकता, इसलिए इस मृत्यु भोज की प्रथा को बंद कर दिया जाए। अब दूसरा प्रश्न है, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। तो सी कुमार जो है वो मृत्यु भोज के लिए अपनी खेती बाड़ी को बेच देता है। अब उसके पास जीविका उपार्जन के लिए कोई भी साधन नहीं था और उसे मजबूरी में दूसरों के खेतों में मजदूर बन के काम करना पड़ रहा था। तो इस तरह से सी कुमार किसान से मजदूर बन गया। तीसरा प्रश्न है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, मरिया प्रथा ने सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी और अपने जीविकोपार्जन के लिए उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस तरह से मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब चौथा क्वेश्चन है, सी कुमार के पिता का क्या नाम था। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार आ चुके हैं और ये तीनों प्रश्न जो 4, 5 और 6 है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सी कुमार के पिता का नाम रामचरण था। 5वां है, मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो इसको एक ही शब्दों में लिखेंगे, मरिया प्रथा का अभिप्राय मृत्यु भोज से है। 6वां है, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर किसने सी कुमार से छल किया। तो इसका नाम तो आपको याद ही होगा, तो इसमें लिखेंगे, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर राम नगीना सिंह ने सी कुमार से छल किया। राम नगीना सिंह का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे मिलते जुलते 3-4 नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको राम नगीना सिंह ये अच्छे से याद रखना है। बच्चों, मुझे लगता है आपको मरिया पाठ जो एक कहानी है मृत्यु भोज, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और साथ ही इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।